पिछली वीडियो में मेयोसिस 1 में हम टेलोफेज 1 के आखिर तक पहुंचे थे, जहां होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो चुके थे। ये दोनों पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा थे, लेकिन टेलोफेज 1 के आखिर में माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इनको अलग कर दिया और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में दो सेल्स वजूद में आए। और अब ये दोनों सेल्स मेयोसिस 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। अगर आप मेयोसिस 1 के बारे में याद ताज़ा करना चाहते हैं, इससे पहले कि आप मेयोसिस 2 सीखें, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि हमारी मेयोसिस 1 वाली वीडियो देखें। इससे पहले कि सेल्स मेयोसिस 2 के अमल में जाएं, वो एक स्टेज में जाती हैं जिसे इंटरकाइनेस कहा जाता है। अब इंटरकाइनेस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। डीएनए पहले ही रेप्लिकेट हो चुका होता है जब मेयोसिस 1 शुरू हुई थी। तो इंटरकाइनेस एक तरह का इंटरमीडिएट स्टेज है, और इस स्टेज में क्रोमोसोम्स भी मुकम्मल तौर पर डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन नहीं बनते। ये मुकम्मल तौर पर डीकंडेंस नहीं होते, अभी भी कुछ हद तक क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। तो जब सेल ये फैसला करता है कि इसे मेयोसिस 2 के अमल में जाना है, तो वो 4 स्टेजेस से गुजरता है, और इन चारों स्टेजेस के नाम मेयोसिस 1 की स्टेजेस से मिलते जुलते हैं। मेयोसिस 2 की पहली स्टेज है प्रोफेज 2, इसके बाद आती है मेटाफेज 2, फिर इसके बाद एनाफेज 2 और फिर टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 के आखिर में साइटोकाइनेसिस होती है, जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये सेल टेलोफेज 1 के आखिर में कुछ इस तरह नजर आते हैं, और जैसे ही प्रोफेज 2 शुरू होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को शुरू हो जाती है। कभी कभार इंटरफेज में सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट हो चुके होते हैं। चाहे डीएनए रेप्लिकेशन ना हो, सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन हो जाती है और वो सेल के मुखालिफ पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, जो आखिरकार आकर इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के किनेटोकोर पर जुड़ जाएंगे। यहां हर होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल है। प्रोफेज 2 के आखिर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुकम्मल तौर पर घुल चुकी होती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स बन चुके होते हैं, और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के किनेटोकोर पर जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है वो है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर तरतीब दिए जाते हैं, जो कि सेल के दरमियान एक फर्जी लाइन है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स मुकम्मल तौर पर क्रोमोसोम्स के किनेटोकोर से जुड़े होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोसोम के इस सिरे से इस सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ जाता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल इस सेंट्रोसोम से निकलकर इस सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ जाता है। जैसे ही मेटाफेज खत्म होता है और एनाफेज आगे बढ़ता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़े होते हैं छोटे होना शुरू हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना शुरू कर देते हैं। इससे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। शुरू में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स इस सेल के सेंट्रियोल पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स खींचे जाते हैं। एनाफेज के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए अलग कर दिए जाते हैं। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि आखिरकार जब साइटोकाइनेसिस होगी तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। अब क्रोमैटिड्स अलग हो चुके हैं। एनाफेज 2 के बाद टेलोफेज 2 आता है, और टेलोफेज 2 में आप देख सकते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स मुकम्मल तौर पर अलग हो चुके हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन चुकी है। टेलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। शुरू में हमारे पास एक डिप्लॉइड जर्म सेल था, लेकिन अब हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं। और अब ये एक गमीट है, ये हैप्लॉइड गमीट है। और जब दो ऐसे हैप्लॉइड गमीट्स आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और सेल की डिप्लॉइड हालत दोबारा बहाल हो जाती है। और ये था मेयोसिस 2 के बारे में 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन। मेयोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल्स बनते हैं, और वो दोनों सेल्स मेयोसिस 2 से गुजरते हैं ताकि 4 हैप्लॉइड सेल्स बन सकें।
अब जब हमने मुख्तलिफ सेल डिवीजन प्रोसेसेस के बारे में सीख लिया है, जैसे माइटोसिस, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, क्या आप माइटोसिस और मेयोसिस के दरमियान फ़र्क सोच सकते हैं? और मेयोसिस और माइटोसिस में सिमिलैरिटीज़ के बारे में क्या ख्याल है? मेयोसिस का कौन सा स्टेज, यानी मेयोसिस 1 या मेयोसिस 2, आपको लगता है कि माइटोसिस से ज़्यादा मिलता जुलता है? इस बारे में सोचें।